नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल हमारी परीक्षा पर। उम्मीद और आशा दोनों ही करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी और निरंतरता अपने जो मार्ग आपने एक बना कर रखा है उसकी तरफ बढ़ते जा रहे होंगे और मोदी रोजगार तो जैसी चीज़ों में ना उलझकर आप अपनी तैयारी पर ध्यान दे रहे होंगे, वह भी एक हमारे जीवन का हिस्सा है। और उसके साथ जुड़े रहने के साथ साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि कहीं ना कहीं हमें अपनी तैयारी को कहीं भी कमजोर नहीं छोड़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वैकेंसी आती है, क्योंकि क्लास ऐप पर जाएगी तब मैं आपको यह बात बता रहा हूं, कहीं ना कहीं वैकेंसी आती है तो उसके अंदर किसी का तो सिलेक्शन होता है और उनमें से अगर किसी में से अगर हम ही हो जाए तो इससे अच्छी और बात हो क्या सकती है। वैसे आप सभी लोग अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश एसआई की वैकेंसी, लेखपाल की वैकेंसी, पीईटी जितने भी परीक्षा आपकी होनी है, पीईटी यूपी ट्रिपल एससी जिसे आप कहते हैं, उसके बारे में आप बिल्कुल भी तनिक भी ना घबराएंगे। आप जो मैं आपको पढ़ाकर चल रहा हूं निश्चित रूप से कोई मंगल ग्रह से पेपर बनाने वाला नहीं आएगा। सारी कुछ चीजें यहीं से मिलेंगी जो आप क्लास देख पा रहे हैं और अगर क्लासों के माध्यम से आप इतना भी अगर आप कर पाए जो मैं आपको पढ़ाकर चल रहा हूं तो आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइएगा, आपको कोई भी समस्या होने वाली नहीं है। आप हर किसी एग्जाम को निकालने का काम करोगे। प्यारे दोस्तों, पॉलिटी के विषय पर एक वीडियो मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं और जो पॉलिटी का यहाँ पर वीडियो रहने वाला है वो बड़ा ही जानदार रहने वाला है, क्योंकि आज हम एक ऐसे आयोग के बारे में जानने वाले हैं जो कि आप यहाँ पर राज्य पुनर्गठन आयोग जिसे आप यहाँ पर कहते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों, तो आखिरकार इसके अंदर आपको जो जानना होता है वह यह जानना होता है कि आखिरकार हमारे भारत में जो संपूर्ण भारत के अंदर जो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का कॉन्सेप्ट आरंभ में आया था, आखिरकार वो किस तरह से आया। आखिरकार हमारे देश के अंदर जो आज हम उत्तर प्रदेश से निवास करने वाले व्यक्ति हैं, राजस्थान से निवास करने वाले व्यक्ति हैं, हरियाणा से निवास करने वाले व्यक्ति हैं, या भारत के किसी भी 28+8 केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की बात करें तो यहां पर हम कहीं से भी निवास करने वाले हैं। निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि आखिरकार ये जो राज्यों का विभाजन हुआ है ये किस आधार पर हुआ है, क्योंकि हमारे देश के अंदर एक अनेकता में एकता पाए जाने वाला हमारा राष्ट्र रहा था, जहां पर विभिन्न प्रकार की भाषाएं थी, विभिन्न प्रकार की बोलियां थी, विभिन्न प्रकार की वेशभूषा थी, विभिन्न जाति के लोग रहते थे। तब इन सभी लोगों को एक जगह जोड़ना कितना कठिन हमारे संविधान बनाने वाले लोगों के लिए रहा होगा और उससे भी ज्यादा कठिन ये तब रहा होगा तब हमने यहां पर जब राज्यों का विभाजन किसी आधार पर किया होगा। आखिरकार हमने किस आधार पर उत्तर प्रदेश की सीमा को विभाजन करने का काम किया? क्या कोई भौगोलिक स्थिति के आधार पर हमने उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण किया? क्या हरियाणा की सीमा जो बनाई, क्या मध्य प्रदेश की सीमा जो बनाई, उड़ीसा की सीमा जो बनाई, आखिरकार इस सीमा को बनाने के पीछे आधार क्या रहा था? इस बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल प्यारे दोस्तों, मैं आपसे बात करने वाला हूं, अगर राज्य पुनर्गठन आयोग पर आप बात करें तो 15 अगस्त 1947 को जिस दिन हमारा देश आजाद होता है उस दिन की स्थिति को अगर आप देखें तो हमारे भारत की जो स्थिति रहने वाली थी वो कुछ उस तरह से प्रांतों की रहने वाली थी कि जब हमारा देश आजाद हुआ तब आजाद होने के बाद हमारे देश की जो रूपरेखा हमारे सामने आई तो समग्र भारत देश की अगर हम रूपरेखा को देखें तो वह कुछ इस तरह से थी। हमारे देश के अंदर उस समय प्यारे दोस्तों, हमारे देश के अंदर उस समय अगर हम बात करें 15 अगस्त 1947 को, तो 15 अगस्त 1947 को हमारे देश के अंदर ब्रिटिश प्रांतों में भारत बटा हुआ था। यानी कुछ प्रांत ऐसे थे जहां पर ब्रिटिश साम्राज्य ने शासन किया था और वह साम्राज्य, वह प्रांत क्या कहलाते थे? ब्रिटिश प्रांत कहलाते थे। इसके अलावा कुछ ऐसी भी रियासतें थी जहां पर राजा रजवाड़े और राजा शासन करने का काम करते थे, उन्हें हमने देशी रियासत कहने का काम किया। तीसरा अगर हम बात करें तो कुछ चीफ कमिश्नरी प्रांत भी थे जो कि हमारा भारत जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को तो इन 3 भागों में बटा हुआ था। ब्रिटिश प्रांत जिन पर ब्रिटिश लोगों ने, ब्रिटिश शासकों ने शासन करने का काम किया, देशी रियासत जिन पर राजाओं ने शासन करने का काम किया, उनके रजवाड़े हुआ करते थे, वह अपने क्षेत्र के राजा हुआ करते थे। चीफ कमिश्नरी प्रांतों के बारे में बात करें तो कुछ चीफ कमिश्नरी प्रांत भी थे जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं अच्छी तरह से, जैसे कि मैंने कुर्ग के बारे में बताया होगा, जैसे अजमेर के बारे में बताया होगा, दिल्ली के बारे में बताया होगा, बलूचिस्तान के बारे में बताया होगा। तो चीफ कमिश्नरी प्रांत भी हमारे यहां पर रहने वाले थे। अब प्यारे दोस्तों, हमारे देश के अंदर जब जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को सोचना शुरू किया तो आप जानते हैं महात्मा गांधी के बाद जब तक महात्मा गांधी जीवित रहे तो पहले नंबर के अच्छे समृद्ध अगर नेताओं की बात करूं तो जवाहरलाल, दूसरे नंबर की बात करें जब तक महात्मा गांधी जीवित थे तो जब तक जवाहरलाल नेहरू थे। महात्मा गांधी की मृत्यु के पश्चात अगर हम बात करें तो फिर जवाहरलाल नेहरू प्रथम टपके के यहां पर क्या रह सकते थे? नेता रह सकते थे भारत देश के अंदर।
जवाहरलाल नेहरू के बाद अगर हम देखें तो एक व्यक्ति जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, जबकि अस्थायी अध्यक्ष सत्यनारायण सिन्हा थे, जो कि 9 दिसंबर 1946 को बने थे। 11 दिसंबर 1946 की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बन चुके थे। ये सारे के सारे फैक्ट आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरह से सहज तरीके से भरे हुए होंगे। तब यहां पर प्यारे दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जी ने सोचा कि आखिरकार जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ है तो ये 3 तरह की व्यवस्था जो है, इस व्यवस्था को क्या बदलना चाहिए, या हमारे देश के अंदर जो राज्यों का बंटवारा है वो किस आधार पर होना चाहिए। तो इस बात की अनुशंसा के लिए राजेंद्र प्रसाद ने एक कमेटी, एक आयोग का गठन किया और उस आयोग को यह काम दिया गया कि आखिरकार आप इस बात को बताओ कि भारत में जो राज्यों का बंटवारा होना चाहिए वो किस आधार पर होना चाहिए। क्या भाषा के आधार पर होना चाहिए, क्या वेशभूषा के आधार पर, या जाति के आधार पर, या किस आधार पर होना चाहिए। तब मुख्यतः हम बात करें तो राजेंद्र प्रसाद का मानना यह था कि आपको विशेषकर इस बात को बताना होगा कि क्या भारत के अंदर भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस आयोग का ही नाम 1948 में जो ये आयोग बना, इस आयोग का नाम जो रहने वाला था एस के धर कमेटी, इसका नाम रहने वाला था। इससे कई बार यहां पर एस धर भी कह सकते हैं, आप एस धर आयोग भी कह सकते हैं। तो एस धर आयोग क्या था? एस धर आयोग एक ऐसी कमेटी बनाई गई थी सर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, जो इस बात की जांच करने के लिए बनाई गई थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। सिर्फ इस बात की जानकारी के लिए एस धर आयोग भारत में गठित किया गया। ये कब गठित किया गया? तो 1948 में सर इसको गठित करने का काम किया गया। यहां तक तो बात ठीक थी, यानी कि हम कह सकते हैं 1948 में एस धर आयोग बना, जो संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने गठन किया। अगर गठित करने के बाद इस आयोग की जब रिपोर्ट आई तो सभी यहां पर चौक-बौक रह गए, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट यानी कि एस धर आयोग की रिपोर्ट आने के बाद एस धर आयोग ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि भारत में अगर भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो कहीं ना कहीं फिर एकता, जो अनेकता में एकता वाली जो यहां पर इमेज हमें देखने को मिलती है, जो आकृति हमें देखने के लिए मिलती है, वो कहीं ना कहीं धूमिल होती हुई नजर आएगी। तब इन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को बिल्कुल दरकिनार कर दिया कि भाषा के आधार पर भारत में राज्य नहीं बनने चाहिए। लेकिन बात यही नहीं रुकी प्यारे दोस्तों, जो एस धर आयोग बना था, इस एस धर आयोग की बात में कितनी सच्चाई है, एस धर आयोग की बात में कितनी सटीकता है, एस धर आयोग की बात कितनी सही है, क्या इनकी बात को वास्तव में मानना चाहिए या इनकी बात को वास्तव में नहीं मानना चाहिए, इस बात की जांच करने के लिए एक और कमेटी बनाई जाती है। और इस कमेटी को बनाए जाने का 2 उद्देश्य थे। एक तो एस धर आयोग ने जो यहां पर रिपोर्ट पेश की है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए भारत में, एक तो इस बात की जांच करना, दूसरा इस बात को और यहां से सिरे से देखना कि क्या वास्तव में भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का बंटवारा करना सही होगा या नहीं होगा। इस कमेटी का नाम है 1949 में गठित कमेटी जो की गई, इस कमेटी का नाम है जेवीपी कमेटी। जेवीपी कमेटी जो है प्यारे दोस्तों ध्यान रखना होगा, इस जेवीपी कमेटी में आपको जो यहां पर ध्यान रखना होगा, सबसे प्रथम अगर हम बात करें, जे का मतलब यहां पर जवाहरलाल नेहरू से रहने वाला है, वी का मतलब यहां पर वल्लभ भाई पटेल से रहने वाला है, और पी का मतलब यहां पर पिट्टामे सीतारमैया से रहने वाला है। यानी 3 व्यक्ति यहां पर इसके मुख्य हेड थे और इन तीनों व्यक्तियों के नाम पर ही इस कमेटी को बनाया गया। और इस कमेटी की बात करें तो इस कमेटी ने भी यहां पर इस बात को बिल्कुल सिरे से खारिज किया कि एस धर आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई है वो बिल्कुल सही है और भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनने चाहिए। जब इस कमेटी ने भी भाषा के आधार पर राज्यों को गठित करने की बात से इनकार कर दिया तो अब संपूर्ण देश के अंदर भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन, राज्यों के बंटवारे, राज्यों के बनने की चांस बहुत कम हो गई। लेकिन प्यारे दोस्तों जरा समझना होगा आपको आगे की बात को। प्यारे दोस्तों उस समय दक्षिण भारत के अंदर एक प्रांत हुआ करता था जिसको आप अच्छी तरह से जानते हो, इसे आप मद्रास प्रांत कहते हो। इस मद्रास प्रांत के अंदर क्या हो रहा था कि इस मद्रास प्रांत के अंदर जो तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग थे, कौन? तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग थे। ये तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग इस बात पर हट करे हुए बैठे थे कि हमको तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों के लिए एक अलग राज्य हमें चाहिए ही चाहिए। लेकिन जब 2 कमेटी बनाई गई थी वह भी दरअसल इन्हीं के आधार पर बनाई गई थी, क्योंकि देश के अंदर कई
लोग ऐसे मानने वाले थे कि भाषा के आधार पर राज्य अलग अलग होने चाहिए। मद्रास प्रांत में जब तेलुगु भाषाई लोगों ने यहां पर आंदोलन करना शुरू किया तो एक व्यक्ति थोड़े से यहां पर अन्ना हजारे की तरह आंदोलनकारी निकल कर आए। इन व्यक्ति का नाम था रामाल्लू। क्या नाम था? श्री रामाल्लू इनका नाम हुआ करता था। और रामाल्लू ने इस बात के लिए यहां पर बताया कि रामाल्लू यहां पर अनशन पर बैठ जाते हैं और अनशन पर बैठने के साथ सिर्फ इस बात के लिए यहां पर सरकार से गुजारिश करते हैं कि भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जब दक्षिण भारत के अंदर जब एक चुनावी दौरे पर जाते हैं तो उनके ऊपर पत्थर इसी बात के लिए फेंके जाते हैं कि आखिरकार भाषा के आधार पर आप राज्य का पुनर्गठन क्यों नहीं करने दे रहे हैं। आखिरकार रामाल्लू थोड़े से यहां पर अन्ना हजारे की तरह, अन्ना हजारे की अनुशंसा की तरह यहां पर धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। लेकिन समस्या तब हो जाती है जब रामाल्लू को अनशन पर बैठे बैठे 58 डेज हो जाते हैं, 58 दिन हो जाता है। और ये 58 दिन हो जाने के बाद रामाल्लू की अचानक मृत्यु हो जाती है, क्योंकि यह थोड़े से अजीब तरीके से अनशन करने लगे होंगे, खाया पिया नहीं होगा, वह 58 दिन व्यक्ति कब तक जीवित रहता। आखिरकार रामाल्लू की मृत्यु हो जाती है और जैसे ही रामाल्लू की मृत्यु हुई, जो अनशन पर इस बात के लिए बैठे थे कि आखिरकार भाषा के आधार पर तेलुगु भाषाई लोगों के लिए एक अलग प्रांत, एक अलग राज्य होना चाहिए, जैसे ही रामाल्लू की मृत्यु हुई ये आंदोलन एकदम से और आगे पकड़ गया। अब तेलुगु भाषा के लोगों के लिए निश्चित रूप से क्या चाहिए? निश्चित रूप से यहां अलग प्रांत चाहिए ही चाहिए। तब ध्यान देंगे, इनकी बात को मानने के लिए पहली बार एक अलग राज्य भाषा के आधार पर बनाया जाएगा जो तेलुगु भाषाई लोगों के लिए होगा। उसके बारे में मैं आपसे आगे बात करने वाला हूं, लेकिन थोड़ा सा समझना होगा। इसके अलावा आपको एक और चीज को जो यहां पर मैंने लिखी है, 26 जनवरी 1950 की बात करें, 26 जनवरी 1950 की अगर आप बात करें तो 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो जो ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे उनके अंदर हम कह सकते हैं राज्यपाल यानी गवर्नर शासन करने का काम कर रहे थे। जो देशी रियासतें हुआ करती थी, लगभग 563 देशी रियासतें हम छोटी बड़ी मिलाकर कह सकते हैं, उनके अंदर राज्य प्रमुख शासन करने का काम करते थे। और अगर हम छोटी रियासतों की बात करें तो वहां पर चीफ कमिश्नरी प्रांत हुआ करते थे जो कि यहां पर शासन करने का काम किया करते थे। उसके अलावा प्यारे दोस्तों, अगर हम चौथी स्थान की बात करें जो भारत के अंदर सबसे अलग था और चौथा स्थान था अंडमान निकोबार। ये बिल्कुल एक अलग हिस्सा था जो कि भारत के अंदर, अगर हम 26 जनवरी 1950 की स्थिति को देखने की कोशिश करें। प्यारे दोस्तों, आइएगा जानते हैं यहां पर अगली चीजों को। मैंने कहा कि मद्रास में तेलुगु भाषा के लोगों में आंदोलन किया और दिसंबर 1952 वह समय था। दिसंबर 1952 के समय में यहां पर रामाल्लू नाम के व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। रामाल्लू नाम के व्यक्ति की यहां पर मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के साथ ही यहां पर सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने पहली बार माना कि हाँ, वास्तव में भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन करना सही होगा, क्योंकि आंदोलन जब रामाल्लू की मृत्यु हुई तो आंदोलन और ज्यादा आग पकड़ने लगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यहां पर पहला राज्य बनाया और जो पहला राज्य बनाया 1 अक्टूबर 1953 को भारत में बनने वाला जो पहला राज्य था, इस राज्य का नाम ही था आंध्र प्रदेश। यानी भारत में कौन सा सबसे पहले राज्य बना? आप कहेंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश किस आधार पर बना? भाषा के आधार पर। आंध्र प्रदेश किस आधार पर बना? भाषा के आधार पर। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि यहां पर जो बाउंड्री बनाई गई, जो तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग थे उनके लिए एक बाउंड्री बना दी गई। जहां जहां तक तेलुगु भाषाई लोग थे वह आंध्र प्रदेश के अंतर्गत कर दिए गए और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य जो कहलाया 1953 में यहां पर आंध्र प्रदेश कहलाया। इस आंध्र प्रदेश की राजधानी उस समय जो हुआ करती थी उसको यहां पर करनूल रखा गया। कहां पर? राजधानी आंध्र प्रदेश की कहां बनाई गई? करनूल इस आंध्र प्रदेश की उस समय राजधानी बनाई गई। लेकिन जब आंध्र प्रदेश गठित हो गया तो आंध्र प्रदेश गठित होने के बाद अब तो यहां पर हर राज्य को लगने लगा, हर भाषा के बोलने वाले लोगों को लगने लगा कि जब आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषाई लोगों के लिए बन सकता है तो क्यों ना हमारे लिए भी अलग राज्य बने। हरियाणवी बोलने वाले हरियाणा के लिए मांग करने लगे, मराठी बोलने वाले महाराष्ट्र की मांग करने लगे। उसके अलावा जो यहां पर अन्य भाषा बोलते थे वह उड़िया बोलने वाले उड़ीसा की मांग करने लगे। हर राज्य के लोग अपने अपने भाषा के आधार पर राज्यों की मांग करने लगे। अब सरकार को लगने लगा कि वास्तव में अगर भाषा के आधार पर हमको राज्यों का गठन करना ही है तो जितनी भाषा भारत में बोली जानी है
या जितने भाषा बोलने वाले लोग होते हैं उतने तो राज्य हो नहीं सकते। आखिरकार वह सही पैमाना क्या हो सकता है जब हम भाषा के आधार पर भारत में राज्यों का गठन करें। इस बात के लिए भी एक आयोग और सरकार ने बनाया, जो सरकार के द्वारा अब आयोग बनाया गया, उस आयोग को ध्यान रखेंगे दिसंबर 1953 में ही, दिसंबर 1953 में ही राज्य पुनर्गठन आयोग बना, राज्य पुनर्गठन आयोग बना। इस राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर फजल अली इसके अध्यक्ष चुने गए। यह कौन थे? यह हम सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश टाइप व्यक्ति थे, इसलिए इनको डॉक्टर फजल अली या एडवोकेट फजल अली के नाम से जाना जाता है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के पहले अध्यक्ष या राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन बने? पहले तो नहीं कहेंगे क्योंकि एक ही बार बनेगा। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर फजल अली अध्यक्ष बने, और अध्यक्ष बनने के साथ ही के.एम. पनिकर और हृदयनाथ कुंजरू दो अन्य व्यक्ति थे, जिन्होंने इस बात के लिए यहां पर जांच करनी शुरू की कि आखिरकार भारत में कितने राज्य तो बनने चाहिए और भाषा के आधार पर किस तरह से राज्यों का बंटवारा होना चाहिए। यह काम किसने किया? राज्य पुनर्गठन आयोग ने किया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? हम कह सकते हैं डॉक्टर फजल अली, जिसके अध्यक्ष रहने वाले थे। अब प्यारे दोस्तों समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, अगर हम बात करें, नोट करके मैंने लिखा है कि अगर आप पांडिचेरी, यनम, माहे, इसके बाद हम बात करें करिकल, चंद्रनगर, ये सभी की सभी जो बस्तियां थी, अभी तक हम बात करें 1954 के समय की, तो ये 1954 में यहां पर फ्रांस ने आजाद की थी। लेकिन प्यारे दोस्तों इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, 1964 कर लीजिएगा इसको, 1964, यानी कि ये फ्रांस ने आजाद करने का काम किया था। ये बात अभी तक जो इन क्षेत्रों की बात करें तो इन क्षेत्रों पर अभी तक राज्य पुनर्गठन आयोग विचार नहीं करने वाला था, क्योंकि ये राज्य बनने के बाद इनके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि विशेषकर यहां पर जो पांडिचेरी होगा, इसके अलावा यनम होगा, इसके अलावा कराईकल होगा और इसके अलावा माहे होगा, ये ऐसे क्षेत्र होंगे जिनको सबसे बाद में आजाद किया जाएगा और इन सभी को मिलाकर यहां पर पांडिचेरी बना दिया जाएगा। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 जगह पर बटा हुआ है और एक भी राज्य की आपस में सीमा नहीं लगती? दरअसल मैं बात करूं वह यही राज्य रहने वाला है पांडिचेरी आधा यहां पर है, कुछ यहां पर है, कुछ यहां पर है और कुछ यहां पर है, और इस पूरे को मिलाकर भारत के मैप में देखेंगे तो इसको पांडिचेरी कह दिया जाता है। दरअसल ये जो 4 बस्तियां हैं जो यहां पर लिखी हुई हैं, पांडिचेरी, यनम, कराईकल, माहे, और इन चारों को ही मिलाकर क्या कहा जाता है? पांडिचेरी कहा जाता है। जैसे कि प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा राज्य ऐसा है जो 4 जगह पर बटा हुआ है और एक भी जगह की सीमा एक दूसरे से सटती नहीं है, दरअसल वो पांडिचेरी ही रहने वाला है। बहरहाल राज्य पुनर्गठन पर मैं आपसे बात करने वाला हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। जो डॉक्टर फजल अली ने यहां पर अपनी रिपोर्ट दी, डॉक्टर फजल अली ने यहां पर 1955 में अपनी रिपोर्ट दी, और 1955 में रिपोर्ट देने के बाद इन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट तैयार करी, रिपोर्ट दी, उसके बाद 7वां संविधान संशोधन किया गया, और 7वां संविधान संशोधन करके 1 नवंबर 1956 को यहां पर इसको लागू कर दिया गया। और लागू करने के बाद कितने केंद्र शासित प्रदेश और कितने राज्य बने? तो 14 तो प्यारे दोस्तों यहां पर राज्य बनाए गए, और 14 राज्यों के अलावा 6 यहां पर यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। इंपोर्टेंट होगा, आरंभ में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? तो हम कह सकते हैं 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। अब बात करते हैं आखिरकार कौन सा राज्य कब बना। यह प्रश्न आपसे 1 नंबर का कई बार पूछा जाता है, उड़ाकर इसको साइड में करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश ही बना, वैसे कह सकते हैं 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश बना। महाराष्ट्र कब बना? 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र का बंटवारा होगा, और दोनों के दोनों 1960 में बनकर आप सामने आएंगे। आप कह सकते हैं 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात का बंटवारा हुआ और दोनों आपस में राज्य बने, महाराष्ट्र और यहां पर गुजरात। जो राज्य हम नहीं पढ़ेंगे वो इन 14 में शामिल थे। 14 के बाद, यानी ये तो कब हो गया? ये तो 1956 में हो गया कार्यक्रम, ये तो 1956 में हो गया 14/6 का। अब इसके बाद जो बने, क्योंकि ये तो सबसे पहला ही हो चुका था, अब इसके बाद जो बने उनको जरा पढ़ने की कोशिश करते हैं। 1960 में महाराष्ट्र, 1960 में गुजरात, उसके बाद अगर प्यारे दोस्तों हम बात करें, उसके बाद ध्यान रखना है नागालैंड। तो देखो, नागालैंड की अगर हम बात करें, तो 6 और 3 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? लास्ट वाले को 9, और 9 से ही क्या होता है? नागालैंड भी 9 से बनता है। 1963 यानी 1 दिसंबर 1963 को क्या बना?
नागालैंड बना। हरियाणा की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1966 को हुई। इंपोर्टेंट है, हरियाणा एक बार परीक्षा में पूछा गया है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ। मेघालय का अगर हम बात करें, तीनों की बात करें हम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, तो मेघालय 21 जनवरी 1972, मणिपुर 21 जनवरी 1972 और त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा का गठन हुआ। इसके अलावा सिक्किम का गठन कब हुआ? सिक्किम का जो गठन हुआ 26 अप्रैल 1975 को। यह हमारा यहां पर कह सकते हैं 22वां राज्य बना। कौन सा? 22वां राज्य सिक्किम बना, जो कि यहां पर 1975 को गठित किया गया। आपसे पूछा जाएगा, सिक्किम का भी पूछा जाता है, निश्चित रूप से इंपोर्टेंट होगा सिक्किम का, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ध्यान रखिएगा मिजोरम कब बना? तो मिजोरम 1987 में बना। 20 फरवरी 1987 को मिजोरम यहां पर हमारे भारत के अंदर राज्य बना। इसके अलावा अगर हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश का गठन कब हुआ? 1987 में। अरुणाचल प्रदेश का गठन कब हुआ? 1987, 20 फरवरी 1987। गोवा के बारे में कहेंगे तो गोवा 30 मई 1987 को यहां पर गोवा यानी कि भारत के अंदर मिलाया गया। एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन विजय, उसके अंतर्गत पहले इसको छुड़ाया जाता है, ऑपरेशन विजय के अंतर्गत फिर भारत में 1987 में मिलाया जाता है। ये तीनों महत्वपूर्ण होंगे, तीनों ध्यान रखिएगा और इनकी डेट याद रखिएगा। वैसे तो तीनों यहां पर 2000 में ही बनेंगे, लेकिन 2000 में भी 1-9-15 याद रखिएगा। 1-9-15, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर, और 2000 को ये रहने वाले थे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अंतिम जो राज्य बना है, जो यहां पर हम कह सकते हैं तेलंगाना, और तेलंगाना जो बना है 2 जून 2014 को बना है। ये अंत वाले थोड़े से इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दादरा दमन द्वीप और दादर नगर हवेली को दोनों को मिलाकर एक जगह कर दिया गया है। और अब आप कह सकते हैं कुल कितने? 28 + 8 यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्योंकि जम्मू कश्मीर जो एक यहां पर राज्य हुआ करता था, इसको यहां पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या बना दिया गया है? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। जम्मू एक अलग और लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश। तो 28-8 आपके रहने वाले हैं। ये मैंने आपको राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में बताया, अच्छे से समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, मिलेंगे अगली क्लास में।